बाजार के लिए माहौल वापस से पॉजिटिव होते दिख रहे हैं और कई तरह की ऐसी खबरें हैं जो बाजार के लिए सपोर्टिव फैक्टर है, जिसमें हम देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों में लगातार नरमी। जून के महीने में 24-25% की गिरावट, उसके बाद भी गिरावट का ट्रेंड। करेंसी में रिकवरी, जियोपॉलिटिकल रिस्क में कमी, ये सारी चिंताएं जो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के लिए थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन क्या वाकई एफआईआईज लौटने के संकेत दिख रहे हैं? क्या कुछ बाजार में हो रहा है और क्या मूड है और आगे कौन सी थीम ज्यादा चलने वाली? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, हिलियस कैपिटल इंडिया के सीईओ हैं दिनशो ईरानी जी। दिनशो सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फिर से आपका शुक्रिया, स्वागत है। बिजनेस 24 टीवी के दर्शकों के लिए आप हमेशा वक्त निकालते हैं। सर, एक चीज मैं एक इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि आपने फ्लेक्सी कैप के लिए और पीएमएस के लिए कुछ रिजेक्ट किया है और आपका जो भरोसा है वो मिड कैप स्मॉल कैप पे ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। क्या अभी मौजूदा माहौल में लार्ज कैप के मुकाबले आपको मिड कैप में ज्यादा वैल्यूएशंस ठीक नजर आ रहे हैं? क्या सलाह है बाकी जो दर्शक देख रहे हैं आपको? जी, पहले तो धन्यवाद आप पे शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसिफिकली हमारा तो यही कॉल था कि सितंबर 2025 से इनमें ग्रोथ रेट जो है, अर्निंग्स ग्रोथ, वो बहुत ही बेहतरीन हो रही है। और मतलब बेहतरीन मतलब आप सोचिए कि लार्ज कैप की ग्रोथ, लार्ज कैप इंडेक्स की अर्निंग्स की ग्रोथ 10 से 12% के आसपास हो रही थी, जो एक्चुअली मार्च क्वार्टर में तो जाके 6% रह गई थी, क्योंकि ज़्यादा इम्पैक्ट आया था ईरान के वॉर के चलते। इनके पास जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट होता है शायद इन्वेंट्री का उनका। पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उनमें ग्रोथ बरकरार रही। मतलब स्मॉल कैप में तो 30%, आई थिंक 31 सबसे कम रही, और इस बार तो 41% ग्रोथ दिखाया उन्होंने अर्निंग्स का। और ये स्मॉल कैप की बात हो रही है। और मिड कैप में आई थिंक सबसे कम शायद 21% रही थी, और सबसे ज्यादा ये बात तो 28% थी। तो हमें यही लग रहा है कि अब वैल्यूएशन के हिसाब से आपको, प्रॉब्ली स्टैंड अलोन वैल्यूएशन के हिसाब से आपको शायद पीज में मिड कैप एक्सपेंसिव दिखे, स्मॉल कैप कम एक्सपेंसिव दिखे, और लार्ज कैप सबसे सस्ते दिखते हैं क्योंकि पी के हिसाब से तो उनका 17 का पी है। लेकिन अगर जो आप प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ से कंपेयर करेंगे, जहां पे आपकी अर्निंग्स ग्रोथ है, तो वहां पे सबसे सस्ता आपको स्मॉल कैप दिखेगा, मिड कैप उसके बहुत ही करीब है सस्ते में, और सबसे महंगा आपको लार्ज कैप दिखेगा। और दूसरा आप सोचिए कि जो ये एफआईएस की आपने बात की अभी बीच में, इन्होंने जो बेचा है वो लार्ज कैप ही बेचा है, और जहां पे उन्होंने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है वहां ग्रोथ जो स्टॉक्स थे उनमें बढ़ाया। और ग्रोथ स्टॉक्स अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो भी कह लीजिए आप, मिड और स्मॉल कैप में ही है। तो वहां पे उन्होंने अपना एक्सपोजर बढ़ाया और लार्ज कैप में घटाया है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अभी आगे चल के भी फ्रेश पैसा आएगा। नॉर्मल सोचने का यही ढंग होता है कि जगह सबसे ज्यादा बिचवाली हुई है वहीं पे सबसे ज्यादा पैसा लगाएंगे ये लोग। शायद इंडेक्स फंड वाले लगा दे तो लगा दे, लेकिन जो एक्टिव वाले हैं वो तो ग्रोथ ही चेस करेंगे, और वो ग्रोथ आपको मिड एंड स्मॉल में ही दिखेगी। ओके, तो मिड और स्मॉल में आपको लग रहा है कि बेहतर ग्रोथ दिखेगी। लेकिन सर, मिड और स्मॉल जो इंडेक्स लेवल पे ट्रेड करते हैं या स्मॉल कैप या मिड कैप के ईटीएफ में अगर ट्रेड करते हैं तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट प्ले करना चाहते हैं उनके लिए थीम बता दीजिए। इस स्पेस में कौन सी थीम आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है? एक चीज मैं बताऊं, डायरेक्ट जो इन्वेस्ट करते हैं उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट एक हॉबी नहीं हो सकती है, एक फुल टाइम जॉब होता है। तो अगर जो आप फुल टाइम वो काम कर रहे हैं तो फिर सलाह ले लीजिए मेरी। लेकिन अगर जो आप सोच रहे हैं कि एक बार लेके आप भूल जाएंगे स्मॉल कैप मिड कैप को, तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज आपको बिल्कुल ही चौकन्ना रहना पड़ता है यहाँ पे। हमारा भी एक्चुअली, हम जब हमारी फिलॉसफी जो है एलिमिनेशन इन्वेस्टमेंट की, वो फिलॉसफी के हिसाब से हमारे को बहुत ही बड़ा एक बढ़िया पूल मिल जाता है इन्वेस्टेबल स्टॉक्स का मिड और स्मॉल में। फिर भी हम इतने चौकन्ने रहते हैं कि कहीं कोई गलती तो ना की होगी हो, कहीं कुछ मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम तो ना आ रही हो। तो उसके हिसाब से आपको संभल के रहना पड़ेगा। बट बहरहाल जो आपने बोला थीम वगैरह, एक जो बहुत ही बढ़िया थीम है मिड और स्मॉल कैप के लिए, वो है हमारी जो एक्चुअली इंडिया की थीम है, वो है जनधन आधार। और जो मोबाइल का ट्रिनिटी हमने जो क्रिएट किया, और वो उसके क्रिएट मतलब अभी 20 साल होने को आए हैं, 20 साल होने वाले हैं। 2008 से हमने आधार चालू किया था, फिर बाद में हमने जनधन बनाया, और फिर मोबाइल जो डेटा चीपनेस जो दी हमने, सस्ता डेटा जो दिया इन्वेस्टर को, सॉरी हमारे जो कंज्यूमर्स को,
उसके चलते जो नई नई इंडस्ट्रियां, नई नई कंपनियां उभर के आ रही हैं, आई थिंक वहां पे आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ वहीं दिखेगी। और मैं न्यू एज कंपनीज की बात कर रहा हूँ, आप कंजम्पशन में ले लीजिए या फाइनेंस में ले लीजिए या किसी में भी ले लीजिए, यही जो है सेगमेंट वो बहुत ही उभर के आएगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो सेगमेंट है जो न्यू एज कंपनीज का, वो आपको ज्यादा से ज्यादातर मिड और स्मॉल कैप में ही दिखेगा। लार्ज कैप में इक्का दुक्का दिख गया तो दिख गया, लेकिन मेनली आपको जो दिखेगा यहाँ दिखेगा। और इसीलिए उसकी वजह से भी जो आप ग्रोथ देख रहे हैं वो यहीं पे। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो हमारे कंजम्पशन बेस है, जो हमारी वर्कर बेस है, वो अभी बड़ा डिसाइसिवली शिफ्ट हो गई है टू प्री मिलेनियल्स एंड जनरेशन जी, मतलब जो 80 के बाद बॉर्न हुए हैं उनके लिए। और ये मैं इसलिए बाय द वे 70% से ज्यादा बेस अभी जो एम्प्लॉय बेस है वो इनका है। और मैं इसलिए ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कंजम्पशन बेस है वो बहुत ही हटके है फ्रॉम माय जनरेशन। क्योंकि मेरी जनरेशन में तो हमें बोला जाता था कि आप ज्यादा खर्चा मत कीजिए, कभी लोन मत लेना, जितना डायलॉग मारे जाते थे कि जितनी चादर लंबी हो उतने ही पाँव पसारिए, और ये सब बोला जाता था। तो इसलिए हम तो बड़े कंजर्वेटिव थे, ये तो बड़े एग्रेसिव है। और ये एग्रेशन ही चाहिए हमारी इकोनॉमी को टू ग्रो, क्योंकि कंजम्पशन ही एक तरीका है इकोनॉमी का ग्रो होने का। केपेक्स एक हद तक ले जा सकता है हमें, पर आपको अगर जो हमारा 2047 का हमारा टारगेट अचीव करना है तो ये बेस हैज टू किक इन। ओके, तो बिल्कुल से न्यू एज वाली जो कंपनियां हैं, कंजम्पशन थीम वाली जो कंपनियां हैं, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है। क्योंकि जो नए जनरेशन्स भी हैं, जो न्यू एज वाले लोग भी हैं, वो भी यहाँ पर ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। कंजम्पशन का जो उनका मिजाज है बिल्कुल अलग है। वो रोज़ जीने का, अपनी बातों को मजबूती से रखने का यहाँ जानते हैं, और उनके कंजम्पशन की जो लेवल है बिल्कुल अलग है, वो पुराने अंदाज वाले नहीं है। इसलिए नई कंपनियां देख भी रहे हैं कि जो पुराने ट्रेडिशनल प्लेयर थे एसएमसीज में उतना नहीं चल रहे हैं जो बाकी नई एज कंपनियां चल रही हैं। सर, ये तो बात हो गई है, लेकिन आपने एक बेहतर एडवाइस दिया है लोगों को जो डायरेक्ट प्ले करते हैं। वो एक तरह का गैम्बल है, अगर आपके पास स्किल्ड नहीं है तो आप स्किल्ड किसी एडवाइजर्स की मदद ले सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दे सकते, बहुत ही टीडियस काम है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो। सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत टीडियस काम है, तो बहुत वक्त देता है। अगर कोई और काम करते हैं, पार्ट टाइम इसे देख रहे हैं, तो फिर आपके नुकसान के चांसेस ज़्यादा होंगे, आप गैम्बल कर रहे हैं। चलिए सर, ये तो बात हो गई। आईटी की बात करते हैं। सर, हर तरफ एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला? हम तो नॉन एआई मार्केट है, आईटी सेक्टर पर उसका क्या असर होने वाला है इंडियन आईटी सेक्टर को लेकर? वैल्यूएशंस के लिहाज से ये सेक्टर अब आपको कैसा लग रहा है? जी देखिए, एक्चुअली हम तो नेगेटिव आईटी में काफ़ी अरसे से हैं। हम तो फरवरी 2025 से हम बिल्कुल ही नेगेटिव बैठे हुए हैं आईटी के ऊपर। और वो एआई को लेके ही था, जो हमारा कंसर्न था वो एआई को लेके ही था। बहरहाल अभी आप देखिए तो वैल्यूएशन आपको काफ़ी सस्ते दिख रहे हैं, 12-13 टाइम दिख रहे हैं कुछ वैल्यूएशन में। लेकिन आप यूएस की कंपनियां देखें सेम सेगमेंट की, जैसे कॉग्निजेंट वगैरह होगी, तो वो 7-8 के पी पे करोड़ होती है। तो हमें लगता नहीं है कि हमारी इंडियन आईटी भी इतना कमांड करनी चाहिए, क्योंकि एआई को लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। मतलब उनके ग्रोथ रेट के लिए सवाल उठ रहे हैं, मार्जिन पे सवाल उठेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट बेस पे सवाल उठेंगे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि बड़े सारे जो सवाल हैं अभी तक जवाब नहीं मिले हमें उनके। तो बेहतर यही रहेगा कि हम उससे दूर है। बहरहाल आप देख रहे हैं कि ग्लोबली जो एआई की जो रैली है वो पिछले 2-3 दिन से फिजल आउट हुई है, लेकिन आज से फिर से शुरू हुई है, क्योंकि कोरिया आज फिर से ऊपर है और सारे उनके सैमसंग और इसके हाइनिक्स वगैरह ये सब ऊपर है वहां पे। तो हमें लग रहा है कि फिर से इंडियन आईटी में वो जो वहां पे अलग, मतलब जब वहां गिरता है यहाँ चलता है, क्योंकि एआई है और यहाँ एआई नहीं है, तो वो शायद रैली आपको दिखे ना। बहरहाल हम ये चीप वैल्यूएशन के हिसाब से हम नहीं लेने वाले। हमें कोई कंफर्ट चाहिए कि ग्रोथ रेट सस्टेन होता है कि नहीं होता। देखते हैं ये जून के क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं और कमेंट्री कैसी आती है। हमें लगता नहीं है कि कुछ इतनी अच्छी कमेंट्री होगी टू एक्साइट अस टू गेट इनटू दैट सेक्टर। ओके, तो अभी इस तरह की ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, तो इस सेक्टर से अभी भी दूर रहें, क्लैरिटी का इंतज़ार करें, उसके बाद ही करें। आप सिर्फ उसके वैल्यू देख के कि अपने हाई से 40% नीचे है, 50% है नीचे आ गया है, तो ये देख के ना कूदे, यही सलाह
सर की तरफ से दी जा रही है। अब एक सवाल मेरा क्वार्टर वन के नतीजों को लेकर भी रहेगा। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि फोर्थ क्वार्टर के नतीजों में पूरी तरह से वो वॉर वाला फैक्टर, वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट का असर नहीं दिखा था। हो सकता है कि Q1 के नतीजों पर वो असर दिखे। क्या लग रहा है, क्या इन नतीजों के लिहाज से कैसा दिख रहा है? जून क्वार्टर के नतीजे कैसे रह सकते हैं? कहाँ ग्रोथ, कहाँ डी ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही है आपको? कहने को तो बहुत सिंपल है, मतलब सब जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि देखिए रॉ मटेरियल के भाव बढ़ गए हैं और पास ऑन नहीं हुए कंज्यूमर को, और कंज्यूमर भी थोड़ा घबरा गया है ये वॉर के चलते क्योंकि इन्फ्लेशन पिकअप हो रहा है। ये तो नेरेटिव हो गया, पर रियलिटी आप देखिए तो बहुत ही अलग है। क्योंकि आप रियलिटी रियलिटी देखिए, ऑटो कंपनी ने काफी हद तक अपने पास ऑन किए हैं, कंज्यूमर थोड़े थोड़े एब्जॉर्ब भी किए उन्होंने, पर काफी हद तक उन्होंने पास ऑन कर दिए अपने कॉस्ट। और दूसरा, आप एफएमसीजी देखिए, वो तो पूरा ही पास ऑन करती है, कंजम्पशन स्पेस पूरा ही पास ऑन करती है, ड्यूरेबल स्पेस पूरा पास ऑन करती है। और कंज्यूमर आप देखिए कभी रुका नहीं है, वो कंजम्पशन बिल्कुल ही एक एग्रेसिव तरीके से कंजम्पशन पेस चालू ही है। डिस्पैच नंबर आपने देख लिए, ये जो जून क्वार्टर के जो ऑटो डिस्पैच नंबर्स आए थे, जो सबसे बड़ी टिकट होती है कंजम्पशन की, वो रियल एस्टेट और ऑटो होती है। रियल एस्टेट में भी स्लो डाउन नहीं दिखा है, ना ही आपको ऑटो में दिखा है, तो ऑब्वियसली स्मॉल टिकट में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा हमें। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर जून का, जो हमने भी राइट ऑफ करके रखा था, हमने भी सोचा था ये प्रॉब्ली एक बहुत ही खराब क्वार्टर रहेगा, पर बहरहाल जैसे सब, जैसे हम बोलते हैं कि कभी गाड़ी आप रेयरव्यू मिरर में देख के चलाते नहीं है, आगे ही देख के चलाते हैं, तो इसलिए हमने बोला ये वी टेक इट इन आवर स्ट्राइड। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये क्वार्टर सरप्राइज करेगा पॉजिटिवली, और हमें इसलिए कंफर्ट आ रहा है क्योंकि हम भी कंपनियों से बात करते रहते हैं, मतलब जैसे ही रिजल्ट आते हैं इनके कॉल्स होते हैं। और आपने बाय द वे ये जो रिटेलर्स हैं उनके आपने नंबर्स देख ही लिए हैं, जो रूरल रिटेलर हैं वो तो काफी अच्छे नंबर आए हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से प्रॉब्ली एक पॉजिटिव सरप्राइज सा आपको शायद दिखेगा इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में, मतलब इस क्वार्टर में। एंड ये ही एक क्वार्टर था जो संभलना चाहिए था, क्योंकि आगे के सारे क्वार्टर हमें ठीक दिख रहे हैं। एक कैवियट दे दूं मैं यहाँ पे, मतलब एक जरा चेतावनी दे दूं कि मॉनसून को लेके काफी सवाल उठ रहे हैं, उसको लेके शायद कंजम्पशन स्लो डाउन हो तो हो, लेकिन अदरवाइज हमें नहीं लग रहा। और फॉर्चुनेटली बारिश तो एटलीस्ट, जो मैं मैप देखता हूँ इंडिया का, मुझे सारा पूरा इंडिया क्लाउड कवर में ही दिखता है, तो हमें लग रहा है कि शायद बारिश मानसून जरा जोरों की आ गई है। अभी देखते हैं आगे चालू रहे तो ठीक है। ओके। और मौसम विभाग से लगातार हमारी बात भी हुई थी, अभी डीजी साहब भी थे 2 दिन पहले ही, तो कह रहे थे कि शुरुआती 10 दिन जुलाई में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और एक चीज़ और पॉजिटिव बातें की उन्होंने कि सितंबर में आईओडी न्यूट्रल से पॉजिटिव होगा, जो एल नीनो के असर को कम करेगा। तो सितंबर में उतनी कम बारिश नहीं होगी। हालांकि जो मेन बारिश का जो सीजन होता है पूरे मानसून में वो जुलाई और अगस्त ही होता है, लेकिन सितंबर भी पॉजिटिव दिख रहा है इस बार। और एक्सटेंडेड रेनफॉल की भी उन्होंने उम्मीदें जताई हैं। चलिए, तो रूरल थीम के हिसाब से बहुत अच्छा है कंजप्शन के लिहाज से। सर, एक और चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं, रुपए में अच्छी रिकवरी आई है, 1-2 दिनों में फिर वापस से कमजोरी अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा माहौल है सेट हो रहा है। और साथ साथ जीएसटी कलेक्शन के जो नंबर आए, डायरेक्ट टैक्स के जो नंबर आ रहे हैं, सब इनकरेजिंग है। आपको लग रहा है कि एफआईआईज के लिए वापसी के लिए अब माहौल तैयार हो रहा है? आपके फ्रेंड्स वगैरह क्या बता रहे हैं सर? हम तो अगर किसी फ्रेंड तो बोलते नहीं आजकल हम उनको, कि इतने गुस्से में रहते हैं इंडिया से फॉर सम रीजन कि ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें यही लग रहा है कि एक्चुअली उनको अट्रैक्ट करने के लिए या तो हम ग्रोथ वापस लें, लेकिन वो 30% वाली ग्रोथ तो दिखेगी नहीं, तो इसलिए वो एक्साइटमेंट आउट हो गया। आप सोचिए कि हमारा वेट ग्लोबल फंड्स में अभी, वैसे ही हमारा न्यूट्रल वेट 1.2% था, लेकिन ऑलरेडी ग्लोबल फंड्स में आप देखिए, और वो $8 ट्रिलियन के फंड होते हैं, मतलब इतने बड़ा कॉर्पस मैनेज करते हैं, वहां पे भी 0.4 रह गया है। तो उधर ही आप इतने अंडरवेट है हम, जहाँ पे नेग्लिजिबल वेट है हमारा। तो आप सोचिए जो बड़े बड़े, जैसे हमारा इमर्जिंग मार्केट फंड है, उसमें 12% वेट है, लेकिन हम शायद 9 के आसपास घूम रहे हैं, 9 भी नहीं 8 के आसपास घूम रहे हैं ओवरऑल वेट। तो हमें लग रहा है कि वो अंडरवेट शायद जारी रहे, जो जो ईटीएफ वाले फंड होते हैं उनके लिए। लेकिन क्योंकि वो ग्रोथ हमें 30% दिखेगी नहीं, हमें वही 16-17% की ग्रोथ की उम्मीद है, और वही शायद बरकरार रहेगी आगे चल के। लेकिन एक तरीका है उनको अट्रैक्ट करने का, वो है कि आप हमारा जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो आप मॉनिटोरियम ले लीजिए 2-3 साल के लिए, और बोलिए जो नया पैसा आएगा हम एग्जेम्प्ट कर देंगे उनको विद ग्रैंडफादरिंग। आई थिंक तब जाके
बड़ा पैसा आ सकता है इंडिया में, और ये जो न्यूट्रल पोजीशन, सॉरी, ये जो अंडरवेट पोजीशन है वो न्यूट्रल होने का काफी बड़े चांसेस है, क्योंकि फिर आप उनके रिटर्न स्वीट कर देते हैं, तो स्वीटनर डाल देते हैं वो रिटर्न्स के लिए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो एक जायज तरीका है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला, एक्टिव मनी, एक्टिव मनी तो एक्चुअली देखिए आ रहा है स्लोली। इतना बड़ा पैसा नहीं होता जितना ईटीएफ का होता है, ईटीएफ काफी बड़ा पैसा होता है। आई थिंक 70-30 रेशो रहता है एक्टिव टू ईटीएफ। तो इसलिए हमें लग रहा है कि जो एक्टिव मनी है वो तो खैर चेज कर रहा है ग्रोथ, और वो रुका भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वहां पे एफआई का स्टेक बड़ा ही है, और स्पेशली न्यू एज जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वहां पे तो बहुत ही जोरों का एफआई का स्टेक बड़ा है। तो इसलिए ईटीएफ के लिए जैसे मैंने बोला, कुछ या तो ग्रोथ लेंगे 30% वाली, वो तो मुश्किल लग रहा है, या कुछ स्वीटनर दे दीजिए उनको। ओके, बिल्कुल। तो ये कुछ राहत अगर मिलती है कैपिटल गेन में तो डेफिनेटली उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ेगा, तब उनको फिर नए सिरे से नई ग्रोथ नजर आएगी। सर, एक और चीज़, अगर बाजार में अगर मैं रिस्क की अगर बात करूं तो कौन से सेक्टर, एक तो आईटी को लेकर आपने थोड़ी चिंता बताई, कौन कौन से रिस्क फैक्टर लग रहे हैं, कौन से सेक्टर आपको रिस्की अभी लग रहे हैं? जी एक्चुअली एक तो आईटी तो बराबर बोला आपने कि बहुत सवाल है वहां पे जो इसके जवाब मिलना मुश्किल है आज की तारीख में। और दूसरा जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी। उसमें कोई सवाल नहीं है, बस यही है कि ग्रोथ रेट बहुत कम रहती है और वैल्यूएशन बड़े ऊंचे रहते हैं, मतलब 40-50 के वैल्यूएशन वैल्यूएशन रहते हैं, और ग्रोथ रेट रहती है 10-11%। तो वो हमें बहुत ही पसंद नहीं है। दूसरा जो कमोडिटी सेक्टर है जो काफी सिक्लिकल है नेचर में, वहां पे भी टाइमिंग के हिसाब से हमें कभी पसंद नहीं आया और ना ही कभी पसंद आएगा। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है एक और जो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है कि वहां पे काफी प्रोटेक्टेड सेक्टर है। जैसे ही वो खुलता है, आपने देखा आज अपने जो ट्रांसमिशन सेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाले जो सेक्टर है, सबको मार पड़ी हुई, चाइना को अलाउ कर दिया इंडिया में। जिस दिन वो अलाउ होगा इन ईवी स्पेस, हमें लग रहा है कि हमारे ऑटो स्टॉक भी काफी बड़ा मार ले सकते हैं उसके चलते, इसलिए हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये चंद चुनिंदा सेक्टर है जो हम दूर रहते हैं जिनसे, और टच नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए, तो सेक्टर की बात हो गई। सर, अगर मार्केट के लिहाज से देखें, इंडिया के मुकाबले बाकी ग्लोबल मार्केट में कौन सी थीम, अगर किसी को ईटीएफ रूट के जरिए, म्यूचुअल फंड रूट के जरिए अगर जाना है, एफओएफ के जरिए जाना है, तो ग्लोबल मार्केट में आपको कहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है? जी देखिए, एक्चुअली जो जहां पे भी एआई रिलेटेड मार्केट है वो तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो बहुत वहां पे वैल्यूएशन फ्रॉथ हो चुका है। जैसे यूएस हो गया, या ताइवान हो गया, या कोरिया हो गया। वहां पे तो अगर कोरिया और ताइवान में तो कंसंट्रेशन रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो चुनिंदा स्टॉक है जो चलते रहते हैं, बाकी पूरा बाजार चलता नहीं है, इसलिए सब लोग अंडर परफॉर्म करते हैं वहां पे। तो वो ये हो गया। हमें जो बाजार लग रहा है, मतलब मुझे पर्सनली एक्चुअली जो लग रहा है मार्केट, और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कोई ईटीएफ है वहां पे, वो है जापान। जो नए उनके वो आए हैं अध्यक्ष, ताकेची साने, वो काफी एग्रेसिव है। आपने देखा है कि कितना जोरों का उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, इन्फ्लेशन भी उनको, और वो सब हेल्दी है उनके लिए, क्योंकि काफी हद तक दे वर अवॉइडिंग दिस। और जिस एग्रेशन से उन्होंने शुरू किया है, मुझे लगता है वो मार्केट, वो जो बाजार है, वो काफी डिकेड से अंडर परफॉर्मर था, और अब जाके आउट परफॉर्म करना चालू किया। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल आउट परफॉर्मेंस शायद चालू रहेगी यहाँ पे, और उनकी कंपनियां भी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, वो अडेप्ट कर लेती है नई नई टेक्नोलॉजीज को। एआई हमने सोचा था शायद वो मिस आउट कर दिए, लेकिन जैसे उनकी एक कंपनी है टोटो, जो ये टॉयलेट के सब जो कमोड्स वगैरह वो बनाती है, वो भी एआई पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि उन्होंने एक सिरामिक बनाया है जो एआई को हाउसिंग देता है, सिरामिक, एंड ओके। वो उसके एआई चिप्स को, तो वो कर रही है। अजीनोमोटो आपको याद होगा, एक कंपनी जो हाँ हाँ, बिल्कुल। एमएसजी बनाती है, हाँ। उन्होंने एक फिल्म बनाई है जो वो एआई चिप्स को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सब एडेप्टेशन में उन्होंने काफी हद तक बढ़िया किया है, इसलिए हमें लग रहा है वो शायद एक बाजार है जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके, और इनपुट वाली कंपनियां ही ज़्यादा चल भी रही है एआई में, जो डायरेक्ट प्ले है वहाँ पर तो उनको रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इनको फ़ायदा उन्हीं को हो रहा है। चलिए सर, जाते जाते इंडियन मार्केट के लिहाज से आपको क्या कहना चाहेंगे, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए क्या गुरु मंत्र आपकी तरफ से? गुरु मंत्र यही है कि हमारा एक इमर्जिंग मार्केट है, हमारी इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी, हमें कोई शंका नहीं है कि हम नंबर 3 पे आ जाएंगे वापस बहुत ही जल्द, 6-6.5% रियल ग्रोथ के हिसाब से भी। तो ऑब्वियसली रुपी डेप्रिसिएशन जो थोड़ा स्टेप बैक मिला था हमें, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी ये जो आरबीआई ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है टू अट्रैक्ट एफसीएनआरबी डिपॉजिट एंड बॉन्ड फ्लोज, हमें लग रहा है रुपी स्टेबल हो जाएगा। इसलिए डटे रहिए हमारे मार्केट में, और हमेशा
इमर्जिंग मार्केट, इंडिया इज इमर्जिंग मार्केट, एक ग्रोथ स्टोरी ही रहेगा। कभी आपको बेरिशनेस होगी तो शायद चुनिंदा महीनों के लिए होगी, उसके बियॉन्ड तो आपको ग्रोथ ही दिखेगी यहाँ पे। ओके, चलिए इसी नोट पर सर आपका शुक्रिया करेंगे, वक्त निकाल कर आपने हमारे दर्शकों को बेहतरीन मार्गदर्शन किया, गाइड किया, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। इसी तरह के बड़े एक्सपर्ट्स को लगातार हम बिजनेस 24 टीवी के प्लेटफॉर्म पे लाते रहेंगे।